आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। इस ऑनलाइन मुहिम के अंतर्गत पुनः सभी विद्यार्थियों का और दर्शक जो भी देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो कि देखने में बहुत सरल, बहुत आसान और बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। और ये हिंदी विषय के अंतर्गत मैं मानता हूं तीसरी कक्षा से शुरू होता है और देश की विभिन्न बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी हिंदी विषय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। बच्चा इससे इसलिए पसंद करता है कि ये वह भाग होता है जिसे बच्चे ने पढ़ नहीं रखा है और वहाँ दिया हुआ रहता है और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपठित काव्यांश और गद्यांश के बारे में, जिसे हम अपठित बोध कह सकते हैं। बच्चे ने वो पैराग्राफ, वो पैरा, वो अनुच्छेद, वो गद्यांश, वो काव्यांश कभी पढ़ा नहीं और उसी के नीचे विभिन्न कक्षाओं में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और आगे की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। कहीं बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कहीं अति लघु उत्तरात्मक होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं और कहीं पर लघु उत्तरात्मक भी होते हैं जो कि विशेष रूप से 10वीं बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। विशेष रूप से इस भाग को जो भी प्रश्न पत्र होते हैं उसमें पहले क्रमांक पे रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता होगा ताकि बच्चा सबसे पहले उस अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे, ताकि वह सुनिश्चित हो जाए बच्चा कि हाँ, उसमें वो आत्मविश्वास आ जाए क्योंकि उसकी पसंद की चीज है और पढ़कर भाव ग्रहण करने की चीज है और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं और अन्य प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। तो हालांकि बच्चा इसे इतना गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि वह यह समझता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसी में से नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, तो मुझे डर किस बात का। और अक्सर इसी अति आत्मविश्वास में बच्चा गलतियां कर देता है। उसे पता नहीं चलता कि पूछा क्या गया है, मैं जवाब क्या दे रहा हूं, वह उसे समझ नहीं पाता क्योंकि उसको हल करने का जो तरीका है, कुछ बच्चे जो है उस वे को, उस तरीके को सही प्रकार से अपनाते नहीं हैं और कहीं न कहीं गलतियां कर बैठते हैं। हमने देखा है कि 10वीं कक्षा के अंतर्गत पहले काव्यांश आता था और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार उस काव्यांश को हटा दिया। अब केवल गद्यांश पूछा गया जिसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे गए, 1-1 अंक के 2 और 2-2 अंक के 4। इसी प्रकार जो छोटी कक्षाएं हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, उसमें भी अब गद्यांश पूछे जाते हैं और काव्यांश पूछने से थोड़े से कतराने लग गए क्योंकि काव्यांश बच्चों को समझ में नहीं आता, या तो वो इतना सरल देते हैं कि सीधे के सीधे उत्तर ऊपर दिए हुए होते हैं, उसमें से छांट के नीचे लिख देने पड़ते हैं। और अब 8वीं और 9वीं में, 7वीं, 8वीं, 9वीं में भी, जबकि हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न को यदि हम फॉलो करते हैं, बच्चे को हम यह सिखाना चाहते हैं कि बच्चा भी आगे जाके काव्यांश वाला भाग नहीं आएगा तो गद्यांश वाला भाग दिया जाता है। मैं ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो काव्यांश हो चाहे वो गद्यांश हो, हमें दोनों पर बिल्कुल अच्छी तरह से नजर डालनी चाहिए, दोनों को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। तो आइए कुछ बातें हैं जो हम सीखते हैं। मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा यहाँ पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में जो अपठित काव्यांश या अपठित गद्यांश आते उन पर। अपठित, जैसा कि नाम से ही पता है, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है।
कई बार संयोग ऐसा होता है कि आपने विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया है और वही काव्यांश या फिर गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है। ये मात्र संयोग होता है, वही के वही प्रश्न उसमें नहीं आते। तो इसलिए एक बात का तो ख्याल हमारे मन में ये होना चाहिए प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए आप 1000 अपठित गद्यांश पढ़ लें, हो सकता है 1001वां आ जाए, अपठित काव्यांश पढ़ लें कोई अन्य आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अध्ययन नहीं करें। निरंतर अपठित काव्यांशों का, अपठित गद्यांशों का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी ट्रिक्स है इसमें, नहीं तो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है व्याकरण की तरह, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि जिसको हमने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है वो अपठित होता है, वो अपठित बोध होता है। ये परीक्षा में इसलिए रखा जाता है कि बच्चा पढ़कर अर्थ ग्रहण करे, भाव ग्रहण करे, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का उपयोग करे। अवबोधात्मक प्रश्न इसमें होते हैं, इसमें ज्ञानात्मक प्रश्न इसमें होते हैं और इसमें अन्य प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। नॉलेजेबल प्रश्न होते हैं, आपके एप्टीट्यूड के प्रश्न भी होते हैं और अन्य प्रकार के प्रश्न भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न भी इसमें होते हैं। सर्वप्रथम आज का बच्चा, मैंने जो देखा है, बच्चों से पूछा है, वो एक ही गलती करता है, उस गद्यांश को, पर्टिकुलर काव्यांश को पहले नहीं पढ़ता है और सीधा बच्चे का ध्यान प्रश्नों पे जाता है और प्रश्न पढ़कर वो उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि मैं मानता हूं बिल्कुल 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 गलत विधि है। प्यारे बच्चों, जब हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे तो प्रश्नों के बारे में हमारे भीतर कुछ धारणाएं बन जाती हैं, और जब हम प्रश्न पढ़कर गद्यांश को या काव्यांश को पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, और जब हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो आपस में कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी होती है, विरोधाभास होता है, हम सहमत असहमत हो जाते हैं उस बात से कि ऐसा कैसे इस गद्यांश ने कह दिया, ऐसा कैसे ये काव्यांश कह सकता। तो एक बात जो सबसे पहले याद रखनी है, काव्यांश या उस पठित या अपठित, पठित भी वही चीज है, पठित में कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न हम पढ़ लेते, पहले पढ़ा होता है, लेकिन अपठित में सबसे पहले कम से कम एटलीस्ट 2 बार, पुनः कह रहा हूं, कम से कम 2 बार उस काव्यांश को या अपठितांश को आपको पढ़ना है, और पढ़कर तुरंत प्रश्नों पे नहीं आना है। पढ़ते हुए भी कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि देखिए, जो पठित काव्यांश या गद्यांश होगा उसमें 3, 4, 5, 6, 7 विचार एक साथ नहीं चलते। अमूमन मुख्य रूप से उसमें एक विचारधारा होती है, एक बिंदु को लेके वो चलता है, एक तथ्य को लेके वो चलता है, एक धारणा को लेकर वो गद्यांश चलता है। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी पे बात करते करते वो प्रदूषण पे बात कर ले और प्रदूषण पे बात करते करते वो आतंकवाद पे बात कर ले और आतंकवाद पे बात करता करता वो अनुशासन पे बात कर ले और अनुशासन पे बात करता करता किसी बाढ़ पर बात कर ले। तितर बितर विषय जो होते हैं वो गद्यांश में नहीं होते, अमूमन काव्यांश में भी नहीं। एक प्रकार की मुख्य धारणाओं को लेकर ये अपठित गद्यांश चलते हैं। तो पहली बात का ख्याल रखना है, हमें इन काव्यांशों को या फिर अपठितांशों को 2 बार पढ़ना है और पढ़ते हुए महत्वपूर्ण बातें रेखांकित करनी है, अंडरलाइन करनी है। अब वो महत्वपूर्ण बातें आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसके लिए अधिक जोर दिया गया है, किस बात पर यह गद्यांश जो है महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर रहा है। दूसरी बात, कुछ कठिन शब्द आते हैं, उसको रेखांकित करें। चलते चलते हो सकता है उसमें कोई मुहावरा आ गया हो, कोई लोकोक्ति आ गई हो, कोई ऐसी पंक्ति आ गई हो, किसी का कोटेशन आ गया हो, किसी महापुरुष का कथन आ गया, तो उसे आप रेखांकित जरूर करें, क्योंकि
100% उसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरा गद्यांश जब आप पढ़ लेते हैं तो एक बात का आप और ख्याल रखें, वो ये कि वो जो गद्यांश का मुख्य विषय है वो आपके मस्तिष्क में उसी समय बैठ जाना चाहिए। अरे ये तो अनुशासन की बात कर रहा है, ये ईमानदारी की बात कर रहा है, ये समय के महत्व की बात कर रहा है, ये प्रदूषण की बात कर रहा है, ये आतंकवाद की बात कर रहा है, ये महंगाई की बात कर रहा है, ये कोरोना संकट की बात कर रहा है। जो वर्तमान में चल रहा है वो आगे आ सकता है। तो वो जो धारणा होगी, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं, उसका एक टाइटल होता है, उसका एक नाम होता है, और कहीं न कहीं पूरी फिल्म देखने के बाद में हमें पता चलता है कि हाँ ये शीर्षक बिल्कुल सही था और इसका अन्य शीर्षक भी हो सकता है। तो उस बात का भी ख्याल रखना है। जब इतनी बातें हो जाए तब आप प्रश्नों पे आइए, तब आप उन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और फिर सिलसिलेवार उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक बात और, कई बार मैंने देखा है कि बच्चा प्रश्न में केवल इतना पूछा हुआ है कि वो 2 पंक्तियों में उसका उत्तर बन जाता है। 2 अंक के प्रश्नों में लिखा हुआ है 20 से 30 शब्दों में दीजिए, क्योंकि अमूमन 50 से 80 शब्दों का या 100 शब्दों का 10वीं कक्षा तक जो है अपठितांश आता है, या 150 शब्दों का होगा। यदि हमने एक प्रश्न के उत्तर में हमें वो उत्तर नहीं मिला, या फिर हमें वो गद्यांश इतना याद हो गया कि जहां 1 पंक्ति लिखनी थी वहां पर हमने 8 पंक्तियां लिख दी, वो गलत बात है, वो नकारात्मक चीज है, वो आपके अंकों को काट सकता है, क्योंकि उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां हो सकती है। इसलिए सटीक उत्तर लिखना है, जितना उत्तर उसमें मांगा जाए। अब आगे की बात, प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर यदि गद्यांश में सीधा का सीधा पड़ा है तो सीधा का सीधा दीजिए, लेकिन यदि उसमें उस प्रश्न में कुछ ऐसी बात है जो गद्यांश को पढ़कर आप सोच समझकर उसका उत्तर दें, तब अपनी भाषा का प्रयोग करें और गद्यांश का जो विषय है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें। यदि किसी प्रश्न में एक प्रश्न उसमें शाब्दिक होता है, भाषा से संबंधित होता है, जरूर होता है, और उसमें किसी शब्द में व्याकरण का जो भाग होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसकी व्याकरणिक संरचना के बारे में पूछा जा सकता है, उसका अर्थ पूछा जा सकता है, उसका विपरीत अर्थ पूछा जा सकता है, किसी और शब्द का विपरीत अर्थ विलोम शब्द उसमें है वो पूछा जा सकता है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, तो सटीक उत्तर देना है। एक और बात, गद्यांश को आपको सत्य मानना है, अपनी धारणा आपके पास है, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऊपर गद्यांश में से। तो गद्यांश को चाहे आप सहमत हो, चाहे आप सहमत नहीं हो, चाहे आपकी विचारधारा कैसी हो, चाहे आप कैसे ख्यालात रखते हो, चाहे आप कैसे विचार रखते हो, आप लोगों को उस गद्यांश से, उस काव्यांश से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अंक चाहिए। वहां असहमत होने का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरी, काव्यांश को पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए एक पंक्ति दी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और नीचे पूछा पंछी कैसे गगन के हैं, बच्चे ने दे दिया हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो पंक्ति वैसी की वैसी लिख दी। ठीक है, अध्यापक उत्तर उसके अंक दे देता है, लेकिन वो सही नहीं। उस काव्यांश को आपको समझना है और गद्य रूप में आपको उत्तर लिखना है, अपने विचार वहां पर प्रस्तुत करने, तब जाके वो सही उत्तर बैठता है। ऐसे नहीं कि काव्यांश की पहली पंक्ति में उस प्रश्न का उत्तर होगा, उस काव्यांश की दोनों पंक्तियों को हूबहू आपने वहां पर टिप दिया, अंक नहीं दिए जाते। हाँ ठीक है, सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूतिवश कुछ अंक मिल जाए, लेकिन वो सही चीज नहीं। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। एक प्रश्न होता है गद्यांश में और पद्यांश में शीर्षक का, टाइटल का, तो ध्यान रहे कई बार बच्चा उसको समझ नहीं पाता और 3-4 पंक्तियां उतार देता है। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, 2, 3 या 4 शब्दों के भीतर उसको समेट लेना है, तब जाके उसका सटीक शीर्षक होगा। अब शीर्षक का चुनाव कैसे करें?
पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं, पूरा गद्यांश जब आप पढ़ते हैं, तो वो एक भाव को लेकर चलता है, एक विचार को लेकर चलता है, एक तथ्य को लेकर चलता है, चाहे वो ईमानदारी को लेकर चल रहा हो, चाहे वो अनुशासन को लेकर चल रहा हो। तो आपको उसी के इर्द गिर्द शीर्षक लिखना है। कई बार गद्यांश के शुरुआत में ही कुछ मुहावरे दे दिए जाते हैं, कुछ लोक प्रचलित कथन दे दिए जाते हैं, जैसे पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और वहां से शुरू होता है, तो वो उसका शीर्षक ज्यादा उचित बैठता है। बीच में भी कई बार किसी महापुरुष के विचार है, तो उस महापुरुष के विचार वो शीर्षक अच्छा बैठता है। तो शीर्षक का चुनाव करते वक्त आपको ख्याल रखना, क्योंकि वहां शीर्षक दिया हुआ नहीं होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि अंकों की जो शब्द सीमा होती है उसका उल्लंघन न करें, क्योंकि एक तो समय खराब होता। विशेष रूप से मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि 30 से 40 यानी 3 पंक्तियों से अधिक 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं होने चाहिए। और यही मैं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों को बताना चाहता हूं कि आपको भी जो उसकी शब्द सीमा है उसका पूरा ख्याल रखना है, ताकि आगे के आपके जो प्रश्न है वो छूट ना पाए। एक और बात कि हम उस गद्यांश को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमारी धारणा बन जाती है कि गलत कह रहा है। वो आपको कतई नहीं करना है, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पे मैं वापस बताना चाहता हूं कि गद्यांश को पहले अच्छी तरह से कम 2 बार पढ़ें। कई बार परीक्षा में आपको शुरुआत में छोटी कक्षाओं में जो वार्षिक परीक्षा होती है, जो बोर्ड की परीक्षा होती है, 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो उस समय आप गद्यांश को या काव्यांश को अच्छे से पढ़ लें। 2 बार पढ़ने के बाद मन में एक धारणा बना लें कि ये गद्यांश किस ओर जा रहा है, इसकी मूल भावना क्या है, संवेदना क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या है, संदेश क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें कौन व्यक्ति कहना चाह रहा है। किसी महान व्यक्ति के कथन तो नहीं कभी हमने सुन रखे, उस महान व्यक्ति का नाम तो वहां पर नहीं। सत्य, अहिंसा, परिग्रह की बात की जा रही है, तो वो हो सकता है गांधी जी पर, किसी और महापुरुष के विचार वहां पर हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है। फिर आपको रेखांकित करना है महत्वपूर्ण बातों को और साथ ही साथ महत्वपूर्ण शब्दों को। अगर कोई कोटेशन है, अगर कोई सूक्ति है, अगर कोई पंक्ति है, किसी का कथन है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, उसको भी आपको रेखांकित करते जाना है। फिर प्रश्नों को पढ़ना है और फिर वापस गद्यांश को आपको पता चल जाएगा कि गद्यांश में ये बात तो अरे तीसरी चौथी पंक्ति में कही गई थी। यदि पहले पढ़ोगे प्रश्न और सीधे गद्यांश में जाओगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो इतना आसान हो जाएगा, 2 या 3 बार पढ़ने पर आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। शीर्षक सटीक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, 3 या 4 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, उचित रहता है। शीर्षक पूरी मूल भावनाओं को समेटते हुए होना चाहिए। आप वापस देखें अपना शीर्षक का आपने चयन किया और फिर देखा यार मैंने तो ईमानदारी का महत्व शीर्षक लिखा है। बिल्कुल ये गद्यांश ईमानदारी पर ही सारी बात कह रहा है, तो मेरा शीर्षक बिल्कुल सही है। अनुशासन के महत्व पर बात की जा रही है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन उस पर बात की जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण पर बात की जा रही है। तो वापस पुनः देखिए कि हाँ, इसका ये टाइटल, इसका ये शीर्षक बिल्कुल उचित है। इस बात का भी ख्याल रखें। तो आइए मैं आपको लिखित रूप में भी बता देता हूं। मोटे मोटे तौर पे मैं मानता हूं मैंने काफी बातें आपको बता दी है। और ध्यान रखिए, कई बार गद्यांश का कई प्रतियोगिता परीक्षा में या कहीं भी सारांश पूछ लिया जाता है, समरी अंग्रेजी में कई बार पूछा जाता है। समरी में आपको ध्यान रखना है कि उस गद्यांश का केवल 1/3 होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस गद्यांश का सारांश उस गद्यांश से भी अधिक लिख देते हैं। गद्यांश का सारांश अगर 10 पंक्तियों का गद्यांश है तो 3 से 4 पंक्तियों में उसके शब्द गिन लीजिए। उसका 1/3 से थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए।
यदि मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को पुनः कहना चाहता हूं, 2 अंकों वाले प्रश्नों में 2 बिंदुओं का जिक्र अवश्य करें। यदि आपने 1-2 पंक्तियों में सीधा सीधा उत्तर लिखा और एक ही चीज उसमें आई तो आपको 1 या 1.5 अंक मिलेंगे। आप 2 बिंदुओं का उल्लेख करें, आपको 2 अंक मिलेंगे। इस बात का भी ख्याल आपको रखना है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप देखिए। अपठित का अर्थ क्या होता है? पुनः बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़े हुए गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ या भावार्थ को समझना और उसके आधार पर अर्थ ग्रहण, भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्नों को हल करना। अपठितांश को कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन पुनः, क्योंकि बार बार करत करत अभ्यास वाली बात है, मैं छोटे बच्चों के लिए कह रहा हूं। आप सोच रहे हैं तो सब कुछ हमें आता है, मुझे पता है ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं सब कुछ आपको आता है, लेकिन मैं रिकॉल करना चाहता हूं, मैं दोहरान करवाना चाहता हूं, वो बातें आपको याद करवाना चाहता हूं जो आपको याद है। मैं कोई नई बात लेकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हुआ हूं, वही पुस्तकीय ज्ञान मेरे पास है, वही आपके पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ समझा पाऊं ताकि बच्चे के मस्तिष्क में हल करते समय मेरी बातें रहे और उसके अनुसार वो कर पाए। बाकी आप समझदार हैं। अपठितांश को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बात है, अपठितांश को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखें। अपठितांश बोध के आशय, मीनिंग या मूल भाव, जो उसका मूल भाव है, उद्देश्य है, उसको ग्रहण करने के पश्चात उसके नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ने चाहिए। देखिए यहाँ पर मिस हुआ है, ग्रहण करने के पश्चात, क्योंकि व्याकरणिक अशुद्धियों का विशेष ख्याल रखना है आपको। उसके नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ने चाहिए। पुनः मैं फिर दोहरा रहा हूं, पहले गद्यांश पद्यांश फिर प्रश्न। अपठितांश में लिखी बातों, तथ्यों, जो लॉजिक है को सत्य मानते हुए उत्तर देने चाहिए। आपकी राय उनसे मेल नहीं खाती हो, चाहे आपकी राय उनसे मेल नहीं खाती हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर अपठितांश में ही होते हैं, परंतु कुछ प्रश्न निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर भी आधारित होते हैं, जैसे शीर्षक का चुनाव या मूल भावना या सारांश। तो उसमें आपको अपनी तरफ से जो आपने समझा है उस प्रकार आपको उत्तर देना है। शीर्षक जो है बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए और मूल भावना के अनुकूल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। उत्तर की भाषा सरल हो और बोधगम्य होनी चाहिए। ऐसा आपने उलझा दिया सामने वाले को, गद्यांश कुछ कह रहा है, काव्यांश कुछ कह रहा है, आप कुछ और ही राग अलाप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, व्याकरणिक अशुद्धियां नहीं होगी। भाषा निर्मल नीर बहता हुआ जल है, सरल बनाइए उसे ताकि सामने वाला समझ पाए, और मूल भाव समझने के बाद अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी प्यारे बच्चों जो मैंने बताई, जो 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी उसका अनुसरण किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। मैं कोई बहुत बड़ा टॉपिक लेके, विषय लेके, अध्याय लेके, प्रकरण लेके उपस्थित नहीं हुआ हूं आज, लेकिन एक सामान्य सा टॉपिक है, एक सामान्य सा विषय है अपठितांश, जिस पे हमने चर्चा की। छोटी छोटी बातों को, मोटी मोटी बातों को सारगर्भित रूप से सीखा, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।